हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई के सामान्य अध्ययन यानी जीएस में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे थे। इसके पहले की 3 क्लास में हम लोगों ने इसके 90 प्रश्नों को कवर किया था, यानी ये इतिहास की चौथी क्लास होने वाली है। इसके पहले की 3 क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ था और जो री एग्जाम हुआ था उसके सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इसमें पीआरटी के समान अध्ययन में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। 6 to 8 के समान अध्ययन यानी जो 40 नंबर का पूछा जाता है समान अध्ययन, उसमें जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न शामिल है। टीजीटी पीएचटी के समान अध्ययन में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, वो सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलता है कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, और कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ का मूल्य है मात्र 21 रुपए। ठीक है। और अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? पहला है नरहर पारिक, बिल्कुल सही है। दूसरा है महादेव देसाई, ये भी करेक्ट है। तीसरा है अब्दुल बारी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ नरहर पारिक और महादेव देसाई थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा बिहार के चंपारण जिले में किसानों के शोषण के खिलाफ शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यह महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? तो 1917 में। और चंपारण कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। ठीक है। और इस आंदोलन का कारण क्या था? तो इसका कारण था तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली क्या थी? चंपारण के किसानों को तिनकठिया प्रणाली के तहत अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद कर रही थी। तिनकठिया प्रणाली के तहत जो किसान थे उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद कर रही थी। तिनकठिया मतलब यानी अगर आप यानी किसान के पास यदि 20 कट्ठा जमीन है तो उसके 3 कट्ठे पर नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। यही आपका क्या था? नीलकठिया और तिनकठिया प्रणाली थी। और इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। नील की खेती पर दबाव। नील की खेती के लिए कम भुगतान किया जाता था और किसानों को अन्य फसलों की खेती करने से भी रोका जाता था, जिससे उन्हें भूखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ता था। ये सब क्या थे? कारण थे। मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है कि किसके बुलावे पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी,
नरहर पारिक तथा मजरूल हक और अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि थे। इन सभी का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूछा गया है प्रश्न। ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जीबी कृपलानी, नरहर पारिक, मजरूल हक और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब गांधी जी के साथ थे। ठीक है। चंपारण कृषि अधिनियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बना है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एफ जी स्लाई थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एफ जी स्लाई थे। इसके सदस्य और कौन कौन थे? तो डीजे रीड, महात्मा गांधी, इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे। एल सी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जी रैनी इसके क्या थे? सदस्य थे। जबकि एम ई एल टेन्नर, ये क्या थे? इसके सचिव थे। ठीक। सरकार ने जांच समिति की लगभग सभी सिफारिशें मान ली और 29 नवंबर 1917 को मॉड ने बिहार उड़ीसा विधान परिषद में बिल पेश किया और 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रेरियन कानून को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कल ही मैंने बताया था कि ये चंपारण एग्रेरियन कानून पूछा गया आपके एग्जाम में। ये कब पारित हुआ था? तो 4 मार्च 1918 को यह पारित हुआ था। डेट से ध्यान रखिएगा। ठीक है। 4 मार्च 1918 को यह एक्ट कानून पारित हुआ था। ठीक। नोट ध्यान रखिएगा, चंपारण का मुद्दा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उठा था। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि चंपारण का मुद्दा कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठा था? तो कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में यह मुद्दा उठा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने आग्रह किया था? देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने बताया, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? तो 3 कठिया प्रणाली के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। और चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में। और ये गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है। दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब सिर्फ दीजिए 10 से 15 मिनट डेली और इंग्लिश बोलना बन जाएगा आसान। मिलिए स्पार्की एआई से, आपका वर्चुअल स्पीकिंग पार्टनर। दोस्तों, स्पार्की एआई एक कमाल का ऐप है जहां आप बातचीत के माध्यम से डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ऐप आपसे बात करता है और आपको फ्लुएंसी, ग्रामर और वोकैब में हेल्प करता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। स्पार्की एआई आपको डेली एक नया टॉपिक देता है, उस पर बात करिए और धीरे धीरे आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बाहर लाइए। हर बातचीत के बाद स्पार्की आपको बताता है कि कहाँ सुधार करना है और कौन सा शब्द बेहतर हो सकता है, ये भी आपको बताता है। ये कोई बोरिंग ग्रामर ऐप नहीं है, ये आपका स्पीकिंग बडी है। बात करते हैं इसके फीचर की, तो वॉइस बेस्ड स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, यानी बातचीत के माध्यम से अपने इंग्लिश को बूस्ट कर सकते हैं। रियल टाइम एआई फीडबैक देता है, ये तुरंत जो है फीडबैक देता है कि क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, ये आपको बताता है। गेम के माध्यम से भी आप लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। डेली एक नया टॉपिक, चाहे आप जो चाहें उस टॉपिक पे इससे बात कर सकते हैं। ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक। ये बिगनर से एडवांस सभी के लिए है। तो अगर आपको इंग्लिश में अपने आप को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो इस ऐप को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और इसका एक डेमो वीडियो भी मैं आगे दिखा देता हूं, उसको भी आप लोग देख लीजिए कैसे ये काम करता है। बहुत ही बेहतर ऐप है। ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इससे अपने इंग्लिश को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। Hi. What's your dream job, Leo? My dream job is
accounts receivable in healthcare industry. That's a well-structured response, Leo. You're aiming high. What interests you about accounts receivable in the healthcare industry? Because accounts receivable main job role is speaking English. नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। कहां पे हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था जून 1928 में। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। बारदोली सत्याग्रह सफल रहा और ब्रिटिश सरकार को कर वृद्धि को वापस लेना पड़ा। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था, और कहीं कहीं गांधी जी का नाम भी मिलता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा। ठीक है, अगर गांधी जी दिया तो गांधी जी, अगर बारदोली की महिला दिया है तो बारदोली की महिला लगाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1928 में। कहां पे? गुजरात में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और ये किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? देखिए, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी मैंने बताया ऑप्शन सी, बारदोली सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, गुजरात में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग में सीमित था ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ये आपका पीआरटी में पूछा गया है, जो री एग्जाम हुआ था तैयारी 3 का। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में हुआ था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवादी आंदोलन था। ब्रह्म समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना, सती प्रथा को समाप्त करना, जाति भेदभाव और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता, जो इनके नाम है जरूर ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के निर्माता, भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नव भारत का तारा, नए भारत का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का युगदूत आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। ये सारे नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी, और संवाद कौमुदी का प्रकाशन इन्होंने 1821 में किया था। और मिरातुल अखबार, ये फारसी में था, ध्यान रखिएगा, ये फारसी में था, और इसका प्रकाशन 1822 में शुरू किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, यहां से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? कह रहा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और इनका निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुआ था। इनके बचपन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कई सारे एग्जाम में। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस था। उन्होंने 1893 में, ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें जितने भी पॉइंट मैंने शामिल किया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा। 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन का प्रतिनिधित्व किया। इंपॉर्टेंट है, 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, जो शिक्षा, चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पत्रिका ध्यान रखिएगा प्रबुद्ध भारत, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था। गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और इन्होंने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था और प्रबुद्ध भारत इनकी पत्रिका थी। ठीक, नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। टीजीटी का प्रश्न है ये। सन 1875, सन भी ध्यान रखिएगा, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना और सामाजिक उत्थान करना इसका उद्देश्य था। 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। इंपॉर्टेंट है ये, स्वदेशी और हिंदी को समर्थन करने वाला आर्य समाज क्या था, पहला संगठन था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। इन्हें मार्टिन लूथर के नाम के रूप में भी जाना जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुद्धि आंदोलन। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रमुख पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है ये, सत्यार्थ प्रकाश। और इंडिया फॉर इंडिया, ये पूछा गया है, अभी आगे प्रश्न आएगा। इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और इसी तरह हम लोग सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों करेंगे। इसी तरह हम लोग ज्योग्राफी, साइंस, ईवीएस, इन सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया, इंपॉर्टेंट है। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण स्वामी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। सन 1925 में ईबी रामास्वामी नायकर, ठीक है, ये इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। सन 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट
इसे ही आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है की शुरुआत इन्होंने की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना इसका क्या था, उद्देश्य था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ईवी रामास्वामी नायकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इनका अन्य नाम क्या है। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया। अभी मैंने बताया इंडिया फॉर इंडियंस, ये नारा किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का यह नारा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, और भारत भारतीयों के लिए है, यानी इंडिया फॉर इंडियंस, ये इन्होंने नारा दिया था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करा कौन सा कथन सही है। पहला है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। बिल्कुल करेक्ट है, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के क्या थे, अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया। देखिए फिर से पूछा गया, ये पीजीटी में पूछा गया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, ये भी मैंने बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। सभी कथन क्या है इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज, इन्होंने ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में, और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, और स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज पहला संगठन था, और इसका मानना था कि भारत क्या है, भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1893 में कलकत्ता में किया था, और 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, और इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। ये सब बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है नव भारत का पैगंबर। अभी मैंने बताया था ये नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है, किसे कहा जाता है ये, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है नव भारत का पैगंबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका पीजीटी का प्रश्न है, ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर विवाद करती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन भी इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। पहला इसका करेक्ट हो जाएगा, सिख धर्म को परिष्कृत करना इसका क्या था, उद्देश्य था। ऑप्शन ए सिख धर्म को परिष्कृत करना। ये टीजीटी का प्रश्न है। कूका आंदोलन एक का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया। ठीक, 1872 में। नेक्स्ट, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका टीजीटी का प्रश्न है। लोक हितवादी के नाम से किससे जाना जाता है, तो ऑप्शन सी जीएच देशमुख को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीएच देशमुख यानी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक भारतीय कार्यकर्ता, समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। उन्हें इनका नाम लोक हितवादी और राव बहादुर है। ठीक,
इनकी रचना पानीपत युद्ध, जाति भेद, लकेंचा इतिहास और कालयोग, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1848 से गोपाल हरि देशमुख ने महाराष्ट्र में समाज सुधार के उद्देश्य से साप्ताहिक प्रभाकर में लोक हितवादी नाम से साप्ताहिक लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो 1927 में की गई थी। ऑप्शन सी, 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है और इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इंपॉर्टेंट है, क्या इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? ये पीजीटी का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। देखते हैं डिटेल से। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत करवाया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। इन्हें सम्मान पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनकी पुस्तक आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने बहुत बार बताया है इनकी पुस्तक का नाम क्या है और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, ये सब प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। यह प्रश्न जो है जो पेपर कैंसिल हुआ था 6 to 8 का, उसमें पूछा गया था तैयारी 3 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन ए। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859, ये सम जरूर ध्यान रखिएगा, 1859 में 59 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, इसके तहत चाय बागानों में जो श्रमिक थे उनको अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ से कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? देखिए अभी मैंने बताया और ये पीजीटी में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी वयोवृद्ध कहा जाता है। ठीक है, 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। इन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना की थी। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले क्या थे? पहले भारतीय थे। और किस पार्टी से बने थे ये? तो ये लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और किस पार्टी से थे ये? तो लिबरल पार्टी से ये जुड़े थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत दिया था, इंपॉर्टेंट है। और इनकी पुस्तक देखिए आ भी गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? कारण निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण यानी वनों की कटाई का कौन सा मुख्य कारण था? पहला है रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, सही है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये भी सही है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए इसमें।
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय का बागान का विकास भी इनके क्या थे, अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये जो पेपर कैंसिल हुआ था 68 का, उसमें पूछा गया था। देखिए 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने, इसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा, प्रश्न पूछ क्या रहा है। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का पूछ रहा है। देखिए इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इन्होंने मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था, तो इन्होंने मुगल सम्राट का गवर्नर घोषित किया था। अगर पूछा जाता कि नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था, पेशवा, लेकिन इसमें पूछा है कि अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था, तो गवर्नर घोषित किया था। तो ऑप्शन में नहीं है, मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन ई होना चाहिए। ठीक है, बीपीएससी ने इसका आंसर नहीं दिया था क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक, लेकिन देखिए एनसीईआरटी में यह दिया है। यहाँ पे देखिए, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया, और उन्होंने ऐलान किया कि वे बहादुर शाह जफर के तहत क्या हैं, गवर्नर हैं। बहादुर शाह जफर क्या थे, मुगल बादशाह थे, और उन्होंने जो है ऐलान किया कि वे बहादुर शाह जफर के तहत क्या हैं, तो गवर्नर हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। इंपॉर्टेंट है, किस तिथि को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, तो 1 नवंबर 1858 को, 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, हुआ था ये 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। किसने पढ़ा था, तो कैनिंग पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है, कैनिंग जो है ये भारत का क्या था, पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय था, और इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। और इस उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन समाप्त कर दिया गया, और जो भारत की सत्ता थी ये सीधे जो है ब्रिटेन के हाथ में चली गई। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया, इसमें जो है भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया, तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। इसके माध्यम से इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई, और इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, और भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो कैनिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। कारण निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की, तो ये टीजीटी का प्रश्न है, तो अफगानों ने। ऑप्शन ए, अफगान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय, इनका नाम ध्यान रखिएगा, बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। सैनिकों के साथ झांसी लड़ने ये पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति को किसके द्वारा पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, तो बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए, बीडी सावरकर के द्वारा इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता के बारे में देख लेते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था नेतृत्व। कानपुर से किसने किया था, नाना साहब ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। बिहार यानी जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बरेली खान बहादुर खान
इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली, मंगल पांडे बैरकपुर से और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जिन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता है, इन्होंने नेतृत्व किया था। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। इंपॉर्टेंट है, किसने रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हुए यह कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये ह्यूरोज ने कहा था ये, ठीक है, ह्यूरोज ने कहा था। इंपॉर्टेंट है ये, 6 to 8 में पूछा गया था TRE 2 में। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। और इनकी समाधि भी पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ग्वालियर में इनकी समाधि है। नेक्स्ट है, किसने कर की न्याय व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? करा किसने कर की न्याय व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? PRT का प्रश्न है जो एग्जाम हुआ था TRE 3 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की नई करनीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया, जिसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। ठीक है, ये 4 भाई थे, इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। और जिसमें सिद्धू और कान्हू इसके क्या थे? प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? किसके विद्रोह में हुआ था? अभी मैंने बताया कि 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसका है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और इसका प्रकाशन भी इंपॉर्टेंट था। तो इसका प्रकाशन जो है 1882 में हुआ था। और किस भाषा में लिखा गया थी? तो बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। और इसकी रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और ये किस पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और यहीं से क्या लिया गया है? वंदे मातरम भी लिया गया है। वंदे मातरम इसी बुक से लिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? मैंने बहुत बार बताया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? देखिए, ये PGT का प्रश्न है। तो ये संथाल विद्रोह का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फिर पूछा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ था। ये री एग्जाम हुआ था जो PRT का, उसमें पूछा गया था। तो ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना कह रहा सबसे पहले हुई? सबसे पहली इसमें संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। ऑप्शन ए संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 30 जून 1855 को हुआ था। और इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे, अभी मैंने बताया। बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 में हुआ था। और यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और इसे जो है मुंडा उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ताना भगत आंदोलन की बात करें तो 1914 से 1920 तक चला था। ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और इसके नेता जतरा उरांव थे। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन संबंधित था। आ गया प्रश्न, ताना भगत आंदोलन संबंधित था किससे? तो ऑप्शन बी आदिवासी आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन क्या था? आदिवासी आंदोलन था। यह प्रश्न BPSC TRE 2 के TGT में पूछा गया था। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। 1914 से 1919 तक। यह बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुरिया भगत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जतरा भगत और तुरिया भगत के द्वारा यह आंदोलन
किया गया था और इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।